डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 का फिजिक्स का 2013 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। ये ग्रुप 2 है और अभी हम जो यहां पे डिस्कस करेंगे वो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। यहां जो हमारा पहला एमसीक्यूज पूछा गया है वो है जी, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर 2% एंड 3%। मतलब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज गिवन है और हमने करना क्या है, हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है मेजरमेंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन 11%, 8%, 6% और 1%। यहां जो राइट आंसर है वो है जी 8%। ये कैसे जी? अगर हम यहां पे इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बराबर होगी ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मास प्लस जो v की स्क्वायर था वो पावर शुरू में मल्टीप्लाई हुई किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v के साथ। तो इट्स मीन मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूं तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 3s are 6, 6 plus 2 आंसर विल बी 8। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 8%। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल if its angle with x axis is। डिफरेंट एंगल गिवन है हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है 45 डिग्री। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि x कंपोनेंट हो तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, y कंपोनेंट की बात की जाए तो ay इज इक्वल टू a sin थीटा। दोनों में थीटा को 45 डिग्री पुट किया तो cos 45 का आंसर भी वही आया जो कि sin 45 का आंसर होता है। तो इसलिए फिर हम यहां पे ये कहते हैं कि अगर एक वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल है अगर 45 डिग्री बनाता है तो उसकी जो दो कंपोनेंट्स हैं वो सेम इन मैग्नीट्यूड आ जाते हैं। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज सेम एज दैट एन एंगल ऑफ। ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन है 90 डिग्री और ऑप्शन है 120 डिग्री। यहां पर हम राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन बी जो कि है 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे? अगर आप यहां पर 30 को किसी भी एंगल में, चारों ऑप्शंस में से किसी भी एंगल में 1 बाय 1 सम करें तो आंसर 90 डिग्री आ जाए तो वो एक ऐसा एंगल होगा जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ जो रेंज है वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि हमने एक प्रूफ भी किया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल है 3.12 जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि अगर हम 45 डिग्री के अंदर इक्वल अमाउंट को एक्सीड करते हैं या फॉल शॉर्ट करते हैं तो रेंजेस जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इस एमसीक्यूज को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है एमसीक्यूज नंबर 4। बड़ा ही सिंपल सा, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एज। चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए तो ये हमें पता ही है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस यहां गिवन है, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इंपल्स। इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी होता है, जिसको हम यहां पे ये भी कहते हैं कि एफ क्रॉस टी बराबर होता है mvf माइनस mvi के। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, इट विल बी इंपल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है जिसमें बताया गया है द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट इज। ऑप्शंस हैं इलास्टिक फोर्स,
frictional force, centripetal force, and last one is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क परफॉर्म करती है, इलास्टिक फोर्स भी वर्क परफॉर्म करती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी करती है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से सेंटीमीटर फोर्स जो है ये कोई काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम ये कहते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है अलोंग रेडियस ऑफ द सर्कल के, और जो वेलोसिटी है वो अलोंग टेंजेंट लाइन होती है। तो इट्स मीन फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। जबकि वेलोसिटी पैरेलल होता है डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अब आपको पता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, नो वर्क इज टू बी डन। तो इट्स मीन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करती। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी एमसीक्यूज नंबर 6, जिसमें पूछा गया है द एंगुलर मोमेंटम L इज गिवन बाय। डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, एम ओमेगा, ओमेगा क्रॉस और आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस पी। तो ये हमारी बुक में भी गिवन है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है आर क्रॉस पी के। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी एमसीक्यूज नंबर 7, जिसमें पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू कवर होल द अर्थ इज 3, 5, 4, 2। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी है, जिसे हम यहाँ पे 3 कहेंगे और जस्टिफिकेशन यूं डिफाइन करेंगे कि आपने टॉपिक पढ़ा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, जिसमें बताया गया है बकायदा कि होल ऑफ द अर्थ अगर आप 3 सैटेलाइट को करेक्टली पोजीशंस करें, मतलब 120 डिग्री के एंगल्स पर अरेंज करें, हमारी कंप्लीट अर्थ जो है वो 360 डिग्री की होती है। तो 120 तक अगर हम 120 के एंगल के डिफरेंस के ऊपर 3 सैटेलाइट को प्लेस करें तो हमें यहाँ पर होल अर्थ की कवरेज जो है वो कंप्लीटली 3 सैटेलाइट्स कंप्लीटली प्रोवाइड करते हैं। इसी से नेक्स्ट चलते, तो ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है 1 रेडियन इज इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल सा सवाल और बहुत दफा रिपीट भी हुआ है। ये ऑप्शंस हैं 67.3 डिग्री, 57.3 डिग्री, 87.3 डिग्री और लास्ट ऑप्शन विल बी 45 डिग्री। तो 1 रेडियन जो होता है ये बराबर होता है 57.3 डिग्री के। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड फ्लो इज। डिफरेंट डिवाइसेस के नेम बताए गए हैं, मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और वेंट्रीमीटर। तो राइट ऑप्शन विल बी चैप्टर नंबर 6 से ये टॉपिक है, जिसमें बताया गया था कि अगर आपने लिक्विड का फ्लो मेजर करना है तो हम उसके डिवाइस यूज करते हैं वेंट्रीमीटर। तो राइट ऑप्शन विल बी डी, इट विल बी वेंट्रीमीटर। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज 0, 1, पाई, 2। तो राइट ऑप्शन विल बी 1 है। इसकी लॉजिक किस तरह से है कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 1। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बीटा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है on increasing the tension frequency of vibration of the string increases, decrease, remain constant or first increase then decreases। तो right option will be increases। इंक्रीज क्यों कर जाती है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट F/m। यहां से अगर हम टेंशन मतलब F की बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट F के। जब आप टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ L इज। क्लोज्ड पाइप की बात की गई और फंडामेंटल मोड मतलब पहले हार्मोनिक लूप की बात की जा रही है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो आती है जी 4L। अगर यहीं पर होता क्लोज की बजाय ओपन पाइप तो ओपन पाइप के लिए जो है वो 2L इज द राइट आंसर। और यहीं पर अगर होता फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग तो फिर भी हम किसको टिक करते हैं? ऑप्शन नंबर सी को। लेकिन अभी यहां पर पूछा गया है क्लोज्ड पाइप के लिए, तो क्लोज्ड पाइप के लिए राइट आंसर विल बी 4L। इसी से नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 13 और पूछा गया है द स्पीड ऑफ साउंड हैज मैक्सिमम वैल्यूज इन ऑक्सीजन, एयर, हाइड्रोजन,
और हीलियम। अब जो है यहां पर स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, लेकिन यहां मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो यहां पर डेंसिटी का कम से कम होना जरूरी है। तो ये चार ऑप्शंस में डेंसिटी सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन की है, इसलिए राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है द इक्वेशन ऑफ मिचेलसन्स इंटरफेरोमीटर इज। चैप्टर नंबर 10 का ये टॉपिक था जिसमें हमने एक लेंस की अरेंजमेंट के जरिए एक फॉर्मुलेशन की गई थी और इस फॉर्मुलेशन के मुताबिक जो इक्वेशन आती है लास्ट में वो L इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2 होती है। इसी से एमसीक्यू नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज रियल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, रियल एंड इरेक्ट और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ये हमारी बुक की लाइंस हैं जिसमें बताया गया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो फाइनल इमेज फॉर्म करती है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। चैप्टर नंबर 10 में टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप का, वहां से आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 है जी, पूछा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट। ये वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर, चार डिफरेंट ऑप्शन है और आपको पता है कि यहां पर अगर हम मजीद थोड़ा सा एडअप किसमें करें तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है आइसोकोहरिका। प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम इसे आइसोबैरिक कहते हैं। एनर्जी कांस्टेंट हो मतलब एनर्जी लीव भी ना करे और एनर्जी एंटर भी ना हो तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक कहा जाता है। और जब टेम्परेचर की बारी आए तो थर्म मीन टेम्परेचर होता है तो इट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कैरी करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 17 है जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू, डिफरेंट ऑप्शंस हैं और राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास टेक्स्ट बुक में भी है और ये टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ गैस का, जहां पे हम इसको मजीद एडअप करते हैं तो ये K इज इक्वल टू R ओवर NA है, जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपने इसे पसंद भी किया होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।